तो अभी 25 नवंबर को जो ये एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो डे जिसके लिए हम मनाते हैं, तो इस डे के लिए हम कुछ लोगों तक कुछ अवेयरनेस और एजुकेशन पहुंचाना चाहते हैं कि लॉ कैसे मदद कर सकता है इसमें। तो जिस तरह से सच्ची सहेली हमेशा महिलाओं लड़कियों के लिए काम करती रही है स्टिग्मा हटाने में, तो कहीं ना कहीं उनके हमसे सवाल ये भी रहते हैं कि हम उनकी और क्या मदद कर सकते हैं, क्योंकि जो डोमेस्टिक वायलेंस है इसको लेकर भी एक स्टिग्मा है, क्योंकि हम लड़कियों को ना शुरू से ऐसा सिखाया जाता है कि पति की इज्जत में ही तुम्हारी इज्जत है, घर की इज्जत में ही तुम्हारी इज्जत है। अगर तुम घर की बातें बाहर बोलोगे, पति की को बदनाम करोगे, तो कहीं ना कहीं लोग तुम्हें, सोसाइटी सपोर्ट नहीं करेगी। और हम जाने अनजाने इन चीजों को ऐसे देखते हैं, अगर कोई लड़की अपने पति के बारे में कुछ खराब बोलती है तो हमें लगता है एडजस्टमेंट नहीं आता होगा, इसको निभाना नहीं आता होगा, तो कहीं ना कहीं लड़की में कमियां ढूंढनी शुरू कर देते हैं। ये हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं। और दूसरा क्या होता है कि हमें लगता है कि हमेशा से माँ बाप इतने परेशान रहते हैं, बेटी की शादी, बेटी की शादी, बेटी। तो जब एक बार बेटी की शादी हो जाती है और फिर उसके बाद घर में कुछ होता है, तो लड़कियों को ये डर होता है कि पापा फिर परेशान हो जाएंगे, मम्मी फिर परेशान हो जाएंगी, मुश्किल से तो उन्हें इस जिम्मेदारी से छुटकारा मिला है, तो मैं उनको अगर बार बार रोज ये जाके बताऊंगी कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, तो चलो मैं ही थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ। और घर में सिखाया भी इसी तरह से जाता है। तो अब इसके बाद कई बार ना जब लिमिट क्रॉस हो जाती है, तब समझ में आता है कि ये तो बहुत गलत है, या कई बार जल्दी समझ में आ जाता है, आजकल लॉज वगैरह आप लोगों की वजह से अवेयरनेस भी काफी है। तो उसके बावजूद भी कुछ सवाल हैं जो शायद, मतलब मैं एक डॉक्टर हूँ लेकिन मुझे भी बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता, तो एक लेमन को मुझे लगता है बहुत कम नॉलेज होती होगी। जैसे मेरा सवाल ये है सर, सबसे पहला, कि डोमेस्टिक वायलेंस को हम हमेशा ये मानते रहे हैं कि किसी ने हाथ उठा दिया, मतलब फिजिकल वायलेंस को ही हम डोमेस्टिक वायलेंस मानते रहे हैं। तो अभी आने के बाद मुझे पता चला कि सिर्फ यही डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, और भी चीजों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो सर क्या क्या डोमेस्टिक वायलेंस में आता है जिसको हम कहेंगे कि अगर ये जैसे इमोशनल है या फाइनेंशियल है, जैसे मैंने कहीं पढ़ा था, तो ये क्या कैसे डिफाइन करेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है या नहीं आता है? डॉक्टर साहब, मैं अपनी बात की शुरुआत यहाँ से करूंगा कि जीवन में, भारतीय जीवन में जितना सब कुछ है, और किसी भी लाइफ में, फॉर दैट मैटर संसार में जो भी कुछ है, उसकी एक बहुत बड़ी जो जरूरत है ना, वो है इकोनॉमिक, आर्थिक। और जब आदमी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होता ना, तो उसको जीवन पर्यंत, मतलब जीवन भर दूसरों पे आश्रित रहना पड़ता है। और जब वो आश्रित हो जाता है किसी पर, और जिस पर वो आश्रित होता है, तो जिस पे वो आश्रित हो गया, तो उसके पास एक नेचुरल पावर आ जाती है कि यार वो आदमी तो मेरे पे डिपेंड करता है। तो जो हमने अपनी देश की महिलाओं को, स्त्रियों को, लड़कियों को वंचित रखा ना प्रॉपर्टी राइट से, ये एक बहुत बड़ा कारण बना कि हम लोग उनको बराबर, समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दे पाए। बहुत बड़ा कारण बना। और अब विद द एडवेंट ऑफ अमेंडमेंट इन द हिंदू सक्सेशन एक्ट में बदलाव हुआ, और उस बदलाव के कारण महिला को, लड़की को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार मिल गया। और अभी हम सब जानते हैं, क्योंकि वो अमेंडमेंट हाल ही की है, तो सामाजिक परिवर्तन, सोशल परिवर्तन आने में कितने युग लग जाते हैं, कितना समय लग जाता है, वो सब सोशल इंजीनियरिंग वाले, सामाजिक इंजीनियरिंग वाले लोग जानते हैं और समझते हैं। तो प्रश्न यह आता है कि ऐसी मनोव्यवस्था, ऐसी मनोवैज्ञानिक, ऐसा हमारे समाज का बेंट ऑफ माइंड कैसे बन गया कि वो अपने 50% पार्टनर पर वायलेंस करने लगा। और वो कारण यही था कि औरत, महिला की डिपेंडेंसी हो गई पुरुष समाज के ऊपर, चाहे वो पिता हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो पति हो। तो जब आपकी डिपेंडेंसी हो जाती है, दूसरे को अधिकार मिल गया, और उसको लगा कि मैं जैसे भी इसका शोषण करना चाहूं मैं कर सकता हूं। जो हाल ही में कानून आए, जो हिंदू सेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट आई, फिर भारत में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना, और इंडियन पिनल कोड में क्रूरल्टी अगेंस्ट वुमेन को लेकर विद द डाउरी डिमांड सेक्शन 498 आया।
एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा आया। ये सारे के सारे एक्ट एक के बाद एक सिलसिलेवार से, अब ट्रिपल तलाक एक्ट आया जिसमें बहुत बड़े अधिकार को सुरक्षित किया गया मुस्लिम वुमेन की। तो एक के बाद एक ये लेजिस्लेशन आए, और उसमें लेजिस्लेशन इसलिए आए कि उन्होंने समझा कि औरत की परिस्थिति, जो औरत का स्थान समाज में है, हम उसको दे नहीं पाते। तो अब आपका जो प्रश्न आता है, बड़ा वाजिब प्रश्न है कि वॉयलेंस क्या है, मतलब क्या चीज वॉयलेंस है। आप ये समझो कि मैं ऐसे, इस बात को ऐसे समझते हैं कि मैं एक कक्षा में बैठा हूँ, क्लास में बैठा हूँ, और रोज सुबह आता हूँ और टीचर पूरी क्लास से क्वेश्चन करती है और मुझसे नहीं करती, पूरे हफ्ते तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक। तो मुझ पे क्या बीतेगा? मुझे ये लगेगा कि शी इज निग्लेक्टिंग मी, है ना, और मैं तो इतना घर से काम भी करके ला रहा हूँ, होमवर्क भी करके ला रहा हूँ, बट उसका मेरे पे ध्यान ही नहीं है, और इसका मतलब उनको मुझसे कोई एपैथी है। तो वो एक जन्म दे जाता है हिंसक परिस्थिति का, वॉयलेंट परिस्थिति का। एक बच्चे के माइंड में भी ये भावना आने लगती है कि ये जो मैडम मुझे पढ़ा रही हैं वो मेरे हित में नहीं। तो अगर हम वॉयलेंस को मोटे मोटे शब्दों में समझना चाहें तो उसका अर्थ ये है कि जब भी मुझे लगे कि परिस्थितियां जानबूझकर मेरे खिलाफ बनाई गई, वो एक हिंसा है मेरे लिए। अब जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं तो फिजिकल अब्यूज मारा, ये तो सबको स्पष्ट है बात से कि फिजिकल अब्यूज है तो हिंसा है ही है। लेकिन फिजिकल अब्यूज नहीं है, गाली गलौज है, तो गाली गलौज भी तो मुझे ठीक तरह जीवन यापन नहीं करना देगा। मैं रोज मतलब उठूं और मेरा पति रोज मुझे कहे कि तू तो जिंदगी में किसी लायक नहीं है, तुझे खाना बनाना नहीं आता, तू रोटी नहीं बना सकती, और एक्स और वाई और जेड, यू आर अनफिट। मैं दफ्तर में उससे मिला था, वो तो बहुत अच्छी है। तो ये सारी बातें वर्बल वायलेंस अब्यूज है। हाँ, वर्बल वायलेंस। इमोशनल, जहां मेरी बीवी बुखार में बैठी है, आई एम नॉट हेल्पिंग हर, मैं उसको देख ही नहीं रहा, मैं उसको कहता हूँ बुखार है तो पैरासीटामोल ले लेना और मैं दफ्तर आ जाता हूँ, है ना। और मैं, जो दूसरा आदमी आशा रखता है कि मुझे उसके हालातों के साथ सिंपैथेटिक होना चाहिए, और वो मैं नहीं हो पा रहा हूँ या वो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो ये परिस्थिति भी दूसरे आदमी को सोचने पे ये मजबूर करती है कि मेरे खिलाफ समाज में, घर में, परिस्थितियों में कुछ खिलाफ हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हम इमोशनल अब्यूज, इमोशनल वायलेंस, इकोनॉमिक अब्यूज। अब मुझे मेरे घर में खर्चे के लिए, महिला हूं तो मुझे एक लिपस्टिक तो चाहिए यार, एक महीने में अगर मैं नेल पॉलिश भी खरीदना चाहूँ या लिपस्टिक खरीदना चाहूँ, या मेरी माहवारी की जरूरतें हैं वो करना चाहूँ, और मुझे मेरे हस्बैंड पैसे नहीं दे रहे, मेरी रोज की जरूरतों के लिए घर में नमक खत्म हो गया और मैं कह रही हूँ कि 2 दिन से कि नमक नहीं है, और उस पर वो कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, या राशन खत्म हो गया, व्हाटएवर, जो मुझे आर्थिक रूप से भी डिप्राइवेशन है, जिसका मैं समान रूप से अधिकारी हूँ और उससे मुझे वंचित रखा जा रहा है, इट इज ऑल्सो अ वायलेंस। इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक वायलेंस, आर्थिक तरीके से किसी के ऊपर वायलेंस करना कि मुझे जरूरत है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भारतीय परिस्थिति में भी मोस्ट ऑफ द वुमेन आर नॉट वर्किंग। सो व्हेन यू आर नॉट वर्किंग, तो आप आश्रित हैं अपने पति पर, उसके परिवार पर, कि वो आपको महीने भर का कुछ ऐसा खर्चा देगा कि उससे आपका अपनी निजी जरूरतों का पालन पोषण हो सके, भरण हो सके। लेकिन जब ये नहीं होता तो इट इज नोन एज इकोनॉमिक अब्यूज, इकोनॉमिक वायलेंस। देन वी हैव सेक्सुअल अब्यूजेस, जहां पर मैं इस तरह से बात करूं, ह्यूमिलेट करूं, डिग्रेड करूं, और ये करूं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी सेक्सुअल एक्टिविटी,
तो मैं आपके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो ये सारी बातें सेक्सुअल अब्यूज में आती है। संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं हूँ, या मैं इस तरह से उसके साथ संबंध बना रहा हूँ कि somebody is feeling violent, अपने आप को फोर्स कर रहा हूँ दूसरे आदमी के ऊपर, सो इट इज अ सेक्सुअल अब्यूज। तो अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को देखें तो सेक्शन 3 जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, ये परिभाषित करता है डोमेस्टिक वायलेंस को फिजिकल में, सेक्सुअल में, वर्बल में, इमोशनल में और इकोनॉमिक। तो यानी कि मैंने जैसा आपको बताया कि ऐसी कोई भी परिस्थिति जो मुझे लगे कि मेरे पे जानबूझ के इन्फ्लिक्ट की जा रही है, परेशान करने के लिए, सो दैट इज अ अब्यूज। सर एक और चीज मैं इसमें जानना चाहूंगी, जैसे ज्यादातर डोमेस्टिक वायलेंस जब हम समझते हैं ना, तो हमें लगता है कि ससुराल के पक्ष में पति या ससुराल वाले जो मेरे पर साथ कर रहे हैं वो एक डोमेस्टिक वायलेंस है। क्या मतलब जो घर में 18 साल से ऊपर लड़की है या मतलब कोई भी है जो मायके की तरफ मतलब जब तक शादी नहीं हुई है, क्या उसमें जो वो अब्यूज हो रहा है या जो ये वायलेंस हो रहा है, क्या उसको भी डोमेस्टिक वायलेंस में कंसीडर करते हैं? ऑफ कोर्स करते हैं। मतलब बात यह है, जब अगर हम स्पेसिफिकली डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को कहें, अगर हम समझें, तो उसमें एक एग्रीव्ड पर्सन की जो परिभाषा दी गई है, परिभाषा दी गई है कि जब किसी भी स्त्री को किसी भी वायलेंस से इन्फ्लिक्ट किया जाए, लेकिन उसका उसके साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में होना जरूरी है। यानी कि व्हेन दे आर रिलेटेड टू अ रिलेशनशिप ओइंग टू द मैरिज, है ना, और एडॉप्शन, और जब आप मैरिज में रह गए या एक फैमिली में आ गए या जॉइंट फैमिली में आ गए, तो किसी भी के अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है तो यू आर एन एग्रीड पर्सन, आप एक विक्टिम है। तो उसके लिए आपको जितने भी प्रावधान है वो सब उपलब्ध है। जॉइंट फैमिली में रहने वाली लड़की के साथ कोई अब्यूज हो रहा है फिजिकल या डोमेस्टिक, मतलब जैसे कि अब ये जो मेड होती है, मतलब घर में किसी ने मेड रखा हुआ है, फैमिली मेंबर नहीं है, लेकिन उसके साथ कोई अब्यूज हो रहा है, मारपीट हो रही है, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं कंसीडर होगी ये, क्योंकि ये उस फैमिली का हिस्सा नहीं है। ऑफ कोर्स इट इज अ वायलेंस, नहीं इट इज अ वायलेंस। डोमेस्टिक अगर वो किसी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में एक कॉमन शेयर होल्ड में रह रही है, सपोज एक घर में हम 6 लोग रह रहे हैं और एक जो महिला है उसके साथ लगातार वो वायलेंट बिहेवियर हो रहा है, उसको हम डिप्राइव कर रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो शी इज अ विक्टिम, शी कैन अप्रोच टू द कोर्ट। तो ये डोमेस्टिक सर, जैसे कि इसकी कोई एज होती है कि इतने एज से कम वाले तो मतलब बच्चे में आएंगे, तो 18 है या कुछ और एज है जैसे कि हम जिसके लिए कम? अगर 18 से कम वाले बच्चे तो ऑफ कोर्स उसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ अपना पॉक्सो एक्ट बना हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। देन आईपीसी के अंदर प्रावधान है कि किसी के साथ आप करते हैं। लेकिन इसमें अगर जो बेसिक अगर देखा जाए इसका रूपरेखा ढांचा, तो ये 18 से ऊपर ही एग्रीड पर्सन माना जाएगा। सर एक और चीज पूछनी थी, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस में ज्यादातर फीमेल का ही नाम आता है, क्या मेल के लिए भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है कि मतलब अगर फीमेल किसी नहीं को? नहीं, इस एक्ट का ना, अब मैंने आपको बताया कि भारत में महिलाओं की परिस्थिति चिंताजनक है। जी जी जी। पुरुषों का शताब्दियों से ना एक पावर पोजीशन रही है, तो जब तक वो पावर पोजीशन इक्वेट नहीं हो जाएगी तो ही हम पुरुषों के लिए लॉ बनाने के लिए सोच सकते हैं। फिलहाल तो हमें जो अपना महिला पक्ष है उसको बड़ी सिंपैथेटिकली, बड़े प्यार से, कानून से, हर तरीके से हमें उनको सांत्वना देनी है, समझाना है, उनके साथ खड़े होना है, ताकि वो इस समाज का पहले हिस्सा तो बने, तभी तो हम दूसरे हिस्से की तरफ ध्यान दे पाएंगे। सही बात है, मतलब जस्ट क्योंकि बहुत सारे लड़के ना कई बार मजाक में ही सही लेकिन ऐसा बोलते हैं, तो मुझे लगा एक बार। नहीं, वो बोलते जरूर है, हाँ। लेकिन वो आपने सही कहा, वो मजाक में बोलते हैं। और दूसरा बात है कि महिला जिस पीड़ा से गुजर रही है ना, मतलब पुरुष वो सोच भी नहीं सकता। सर जब उनको तो लगता है कि मतलब जैसे अगर कभी एक बात होती है नॉर्मली भी, तो उनको ऐसा लगता है सब तो करते हैं, तुम क्या अलग हो, मतलब जैसे सहना नियति है, इससे अलग होना कुछ अलग, मतलब कि अगर आपने हाँ,
है कि ये आपको पसंद नहीं है, सारी दुनिया करते, तुम्हें क्यों पसंद नहीं है? मतलब ये ऐसा लगता है कि जैसे वो नियति है, वो डेस्टिनी है, वो तो करना तुम्हें वो सही है। तो ये कहना भी बड़ा मुश्किल होता है कई बार घरों में। सर एक और चीज मैं जानना चाह रही थी कि मतलब हम असेस कैसे करते हैं कि हम किसी के लिए, जैसे हमने डोमेस्टिक वायलेंस में हो रहा है या नहीं हो रहा है, जैसे हम कैसे असेस करते हैं, मैनेज करते हैं और फिर कैसे सेफ्टी उसकी इंश्योर करते हैं? मान लीजिए मेरे घर में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, तो हम इसको मतलब कैसे मैनेज करेंगे कि हम, और फिर मतलब हमारी एसेस कैसे करते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ, कैसे मैं प्रूव करूं कि मेरे साथ हुआ? जैसे इमोशनल है या फाइनेंशियल है, कुछ ऐसी चीजें जिनके लिए प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर उनको मैनेज करना और फिर उस घर में रहते हुए मेरी सेफ्टी कि अगर मैंने कर दिया तो ये चीजें थोड़ी सी मतलब परेशान करती हैं। इसके लिए थोड़ा सा सर गाइड करें। जी देखिए, भारत में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आने से पहले जो परिस्थिति थी वो बहुत ही खराब थी। लेकिन जब ये एक्ट आ गया, 2006 में लागू हो गया, तो इसमें एक बहुत ह्यूज परिवर्तन ये आया कि हमने एक कानूनन प्रावधान बनाया कि जो भी व्यक्ति किसी भी महिला के ऊपर एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में होने के बावजूद, एक कॉमन शेयर होल्डर, एक उसी घर में रहने के बावजूद, अगर वो कोई उस पर वायलेंस करता है तो कोर्ट उस आदमी को उस घर से आउट कर सकती है। ये कोर्ट एक प्रोटेक्शन ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, तो वो ऑर्डर पास कर सकती है। उसमें ये स्पेसिफिक ऑर्डर रहता है कि भाई अगर ये आदमी ने ऐसे वायलेंस की है तो इस आदमी को इस घर में आने से रोका जाता है। तो ही स्टॉप एंटरिंग दैट प्रेमिसेस वेयर दैट वुमन इज रिजाइडिंग। डोमेस्टिक वायलेंस करता है उसको आने से रोका जा सकता जी है। जी जी, उसको ऑर्डर कोर्ट पास कर सकती है कि ये आदमी घर में नहीं घुसेगा बिकॉज ही इन्फ्लिक्ट्स वायलेंस ऑन द वुमन। इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑर्डर। और जो आपने अगला प्रश्न पूछा, जो बहुत ही वाजिब प्रश्न है कि प्रूफ कैसे होगा कि कोर्ट में कि एक आदमी मुझ पे वायलेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सॉरी, ये प्रूफ कैसे होगा कि मेरे को पूरी मेंटेनेंस मिल रही है कि नहीं मिल रही है? डॉक्टर साहब, ऐसा है कि जो भी रिलेशनशिप होती है ना डोमेस्टिक, ये कोई चौराहे की, कोई शहर की, कोई गली की रिलेशनशिप नहीं होती। ये रिलेशनशिप होती है विद इन अ हाउस, विद इन अ फोर कॉर्नर्स ऑफ अ हाउस। एक कमरे, मुझे अगर कोई व्यक्ति अपनी बीवी को थप्पड़ मार रहा है तो वो सड़क पे आके नहीं मारेगा, वो कमरे के अंदर मारेगा। तो नेचुरली उस बीवी के पास तो, उस महिला के पास तो ये प्रूव करने का कोई तरीका ही नहीं है कि मुझे थप्पड़ मारा गया। अब जरूरी नहीं है कि थप्पड़ का निशान भी आए। तो ऐसी परिस्थिति में जो जब हम इनका दावा डालते हैं कि जी महिला को हिट किया गया और इसको इकोनॉमिक रूप से भी अब्यूज किया गया, इसको मेंटेनेंस भी नहीं दी जाती, तो कोर्ट बड़ी आसानी से ये पता लगा लेता है कि महिला के सर्कमस्टांसेस इर्द गिर्द के क्या है। पुरुष के स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बैंक से मंगा लेता है, उससे पूछता है कि कितना खर्चा वो दे रहा है। तो ये असेसमेंट कोर्ट के लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसान सी है। हमने तो जब ये एक्ट आया तो शुरू में मैं भी मजिस्ट्रेट रहा, तो हमारे पास जब केसेस आते थे तो हम ये बात मान के चलते थे कि अगर महिला कोई कोर्ट आई है डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर, तो कहीं ना कहीं दोनों में कॉन्फ्लिक्ट तो है। इसका मतलब कोई परेशानी, तो अगर वायलेंस नहीं भी है तो इसका मतलब दोनों में कोई ना कोई इशू तो है। तो फिर उस इशू को आंसर करने के लिए हम ये देखते थे कि वेदर उसने कोई जब ऐसी वायलेंस हुई, कोई पुलिस बुलाई, कोई पड़ोस वालों से सहायता मांगी, उसके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में देखा कि पति ने कभी पैसे दिए नहीं दिए, पति से पूछा कि तेरी तनख्वाह कितनी है, आप कितना शेयर करते हो, तो ये बातें निकल के सामने आ जाती हैं और हम तुरंत उसके ऊपर और वही एक्शन कर देते हैं। तो इसके लिए हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ही एक प्रोटेक्शन ऑफिसर जिसे हम कहते हैं, उसकी कानून ने सुविधा बनाई। तो जैसे ही कोई हम मुकदमा डलता है किसी भी महिला का, तो कोर्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर को नियुक्त करता है। वो महिला के घर जाते हैं, महिला की परिस्थितियों को भांपते हैं और अपनी एक
इंसिडेंट रिपोर्ट देते हैं, जिसे हम डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट कहते हैं, तो कोर्ट उसको असेस करते हुए उसके ऊपर जो भी मेंटेनेंस का ऑर्डर है, बच्चे की कस्टडी का ऑर्डर है, प्रोटेक्शन ऑर्डर है, जो भी उस लगे कि महिला को अधिकार मिलना चाहिए या प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, कोर्ट इमीडिएटली उसको पास करता है। कई बार ऐसा आता है कि महिला को धमकी देते हैं तेरे को घर से निकाल देंगे। तो इसके अंदर बहुत सारे जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, कि जो महिला है वो शी इज इंटाइटल्ड टू लिव इन दैट हाउस, कॉमन शेयर होल्डर, जहां वो शादी करके गई है उसको वहां रहने का अधिकार, उसको उस घर से कोई निकाल नहीं सकता, और निकालेगा तो उसके लिए उसको कानून का सहारा लेना पड़ेगा, जो भी निकालना चाहता है। लेकिन अपने शेयर हाउस होल्ड से, जहां पर वो विवाह करके आई है, जहां वो रहती है, जहां पर उस पर डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, उस घर से उसको निकाला नहीं जा सकता। तो उसके लिए ये थ्रेट भी खत्म हो जाता है कि जी मैं अगर रिपोर्ट करूंगी तो मुझे यहाँ से कोई निकाल दे, तो बहुत अच्छी बात। दैट इज नॉट देयर। बल्कि इसमें तो प्रावधान है कि जो आप पे इन्फ्लिक्ट कर रहा है वायलेंस, उसको ही आप घर से निकाल दो। और हमने तो बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे पास किए जिसमें कि हमने हस्बैंड को रोका कि आप इस घर में नहीं जाओगे, यू विल कीप योर वाइफ पेइंग, आप अपनी बीवी को 25,000 रुपये महीना दोगे लेकिन उस घर में नहीं जाओगे। वो कहता है साहब मेरा घर है, मैं कहाँ जाऊं। मैंने कहा ना, जब तक आपकी बीवी खुद नहीं कहते कि इसको अंदर आने दो, तब तक नहीं आने। अपने आप को सुधारो, अपने जो भी आपके, कई बार क्या होता है कि ईश्वर ने किसी आदमी को क्रूअल इंसान बना दिया, उसको कईयों को गुस्सा ही कंट्रोल में नहीं आता, तो उनके लिए ये तरीके के ऑर्डर्स बड़े कारागार साबित होते हैं कि उनको पता लगता है कि कोर्ट उनके ऊपर बैठी है, कोर्ट वॉच कर रही है, तो इमीडिएटली वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं। फिर उनकी काउंसलिंग करते हैं हम लोग, और तरह तरह से जज साहब भी जो होते हैं वो भी दोनों पार्टीज को देखते हैं, उनके इश्यूज रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई ना कोई वायलेंस का जो भी कारण है उसको निवारण तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि इंसान को बदला कैसे जाए। मतलब प्रॉब्लम तो यही है ना, जो वायलेंस कर रहा है उसको आपको बदलना ही पड़ेगा ना, तभी तो वो रुकेगी, अन्यथा तो रिश्ता ही टूटेगा और कोई विकल्प नहीं रहेगा। सर एक चीज मुझे सब तरीके से समझना चाह रही हूँ, क्या होता है जैसे मान लीजिए कि एक महिला है, उसने आज वायलेंस का केस डाल दिया, कल मतलब उसके पति दो क्या होता है, वही हाथ पैर जोड़ देते हैं, आज आगे से नहीं करूंगा, कभी ऐसा नहीं होगा, और महिला ने वापस ले लिया केस की, ठीक है भाई अब नहीं करेगा, हफ्ता 2 हफ्ता महीना 2 महीने बाद फिर वही कहानी शुरू हो जाती है। नहीं, एक्चुअली क्या करते हैं हम लोग एज अ मजिस्ट्रेट्स और एज अ कोर्ट्स, वी आर वेरी इंटेलिजेंट। हम उसको एकदम नहीं खत्म करते, हम उसको 3 महीने 4 महीने बाद केस रख लेते हैं, सो दैट कि शी शुड कम, वो कोर्ट में वापस आए और बताए कि भाई 3 महीने में ठीक चला है कि नहीं चला, आपसे बर्ताव में ठीक है कि नहीं है, आप सेटिस्फाइड है कि नहीं है, सो दैट कि वो एकदम से ना खत्म हो जाए। और देन वुमेन एज ऑल, और महिला के पास हमेशा ये विकल्प रहता है कि वो दोबारा से अपनी कंप्लेंट को खोल सके, बता सके, कर सके। और इसके लिए बहुत, डॉक्टर साहब मैं एक बताना चाहूंगा कि इसमें बहुत बड़ा रोल लीगल सर्विस अथॉरिटीज का भी है, क्योंकि जितनी भी महिलाएं हैं इस भारत वर्ष में, वो सबके सब फ्री में लीगल एड और असिस्टेंस की एंटाइटल्ड है। मतलब ये दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का फर्ज है कि वो भारत की हर महिला को, चाहे उसका कितना भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, करोड़ों रुपए कमाती हो, लाखों रुपए कमाती हो, ना कमाती हो, उसको हम मुफ्त में कानूनी सहायता प्रोवाइड करें, उसको दें। तो हमारा एक पूरा का पूरा पैनल ही महिलाओं की डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के लिए काम कर रहा है, और हर डिस्ट्रिक्ट में कर रहा है दिल्ली की। तो जो भी महिलाएं हमारे को अप्रोच करती हैं, हम उनके केसेस डालते हैं, काउंसलिंग कराते हैं, कोशिश करते हैं उनके हस्बैंड को अपने पास बुलाएं, उनको समझाएं, और अगर वो नहीं माने तो फिर उनके केसेस कोर्ट में लेकर जाते हैं, और जो जो कुछ उनको ऑर्डर्स चाहिए होते हैं मेंटेनेंस के, उसके सब फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको कोशिश करते हैं कि उनको जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। तो इसके लिए हमारा एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर भी है 1516 जो 24 घंटे काम करता है। 1516। और मैं सच में देख रही हूँ सर कि है ना,
सालों में ये एक्टिवेट हुआ है। पहले ही नंबर लगाते थे तो नहीं मिलता था, लेकिन आप लोगों ने अब इस पे बहुत काम किया है, अब ये नंबर मिलने भी लगा है। नहीं नहीं, मैं हम कोशिश करते हैं, और मैं हमने तो ये भी हिदायत दी है कि कई बार बाई चांस कॉल मिस भी हो जाए तो यू प्लीज जस्ट कॉल बैक। जिसने भी कॉलर ने कॉल किया उसको आप कॉल बैक करिए, उससे पूछिए समस्या क्या है और किस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं। फिर हमने एक डेडिकेटेड वुमेन हेल्पलाइन भी शुरू की, जो सिर्फ वुमेन महिलाओं के लिए है, और उस पर वो व्हाट्सएप मैसेज कर सकती हैं, मिस्ड कॉल भी दे दें, तो उससे भी हम लोग प्लीज बता दीजिएगा हमारे महिलाओं तक पहुंचे। सर, वो नंबर भी क्या बता, वो जो आपने डेडिकेटेड बोला, या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम इस पे मतलब कोई नंबर भी प्लीज आप हमें बता नहीं, दीजिएगा। मैं अभी दे रहा हूँ आपको, मैं 1 सेकंड में दे रहा हूँ। वो है 966, 966। जस्ट अ मिनट, आप पॉज करना, मैं फिर दोबारा स्टार्ट करता हूँ। रिज्यूम हाँ, कर। 966 966 799 799 2802। 2802। सर, ये नंबर आपने बहुत अच्छा किया बता दिया, हम लोग भी थोड़ा सा इसको प्रमोट करेंगे कि लोगों तक पहुंचे। हाँ, ये डेडिकेटेड है, मतलब इन द सेंस कि कई बार महिला को लगता है यार मैं क्या बात करूंगी और कैसे करूंगी, वो अगर हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर दें तो हम उन तक पहुंचते हैं। और जैसा कि आपने भी बताया कि ये बहुत मतलब कारगर उपाय हैं, और हम सब लोग हम तक पहुंच रहे हैं, और इंटर्न हम तुरंत लोगों तक पहुंचते हैं। और आपको मालूम है कि दिल्ली में 11 जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट्स काम कर रही हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा ऑफिस हैं, हर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हमारे ऑफिस हैं। 30 हजारी, करकरडुमा, द्वारका, रोहिणी, राउज एवेन्यू, पटेला हाउस, और द्वारका, और सर साकेत। तो जी। हर जगह हमारे ऑफिस हैं, हर जगह हमारे जजेस हैं, जो खुद ऑफिस लर्नड सेक्रेटरीज बोलते हैं उनको, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के। तो वो जो भी महिलाएं आती हैं उनसे बातचीत करते हैं, और अगर उनको लगता है कि इनका केस तुरंत फाइल होना चाहिए तो इन अ डे और टू हम उनका मुकदमा फाइल करते हैं। फिर कोर्ट्स को ऑर्डर करें, वो परिस्थितियां देखें, उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर, एक दो चीज और जैसे जानना चाह रही थी कि जैसे अगर जी, किसी डोमेस्टिक एरिया, मतलब जैसे किसी को हम देख रहे हैं कि वहाँ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो वो अगर महिला इतनी सक्षम नहीं है, इलिटरेट है, गांव में रहती है, कुछ है, तो क्या कोई दूसरा भी उसके बिहाफ पे, जैसे उसका पड़ोसी या कोई जानने वाला भी कर सकता है उसके लिए डोमेस्टिक बिल्कुल वायलेंस? डॉक्टर साहब कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना एक प्रॉब्लम है। हम्म। मतलब उसमें प्रॉब्लम एक इंसानी प्रॉब्लम है, सामाजिक प्रॉब्लम है, कि दूसरे ने रिपोर्ट कर दी, तो जब आप उस महिला के पास पहुंचते हैं वो कह रहे हैं सर ऐसी कोई बात ही नहीं। तो पीपल एक्चुअली कई बार क्या होता है कि वो चाहते ही नहीं कि कोई इंटरफेरेंस हो। एक दिल्ली सरकार ने, भारत सरकार ने घंटी बजाओ करके प्रोग्राम शुरू किया था कि जहां भी आप वायलेंस देखें आप बेल बजाइए। तो मैंने तो खुद एक दो जगह बेल बजाई, तो भाई साहब आप कैसे, आप कौन? तो मतलब आपको ये भी समझना जरूरी है कि आप जबरदस्ती किसी की जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन महिलाओं को समझना ये बहुत जरूरी है कि जो पावर्स, जो शक्ति उन तक, उनके पास कल तक नहीं थी, आज एक कानून ने, एक प्रावधान ने उनको प्रोवाइड कर दी, और उनको अब किसी भी तरीके से किसी भी कोई भी वायलेंस सहने की जरूरत नहीं है। और ये मुकदमे डालने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी डोमेस्टिक रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जजेस भी ट्राई करते हैं कि दोनों की काउंसलिंग कराएं, गैप जहां पर है उसको कम करें। अगर पति इस तरह से एक्ट कर रहा है तो उसको पूरे समझाएं, काउंसलिंग करें, और बार बार हर महीने में 15 दिन में तारीख दे के देखें कि उसमें कुछ बदलाव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो बहुत से तरीके ऐसे हैं जिसमें कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप भी हमारे महिला को, जिस से वो जो वंचित रही, उसको वो अधिकार प्राप्त। सर, दरवाजा खोल दूं क्या?
ठीक है, डन। नहीं, आवाज नहीं आ रही अब आपकी, वॉइस सॉरी आप सॉरी, वो बीच में शायद सिग्नल की। म्यूट पे आप। एक चीज और बस मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ बहुत पहले, समझ लीजिए मेरे बच्चे छोटे थे, लेकिन उस वक्त मैं इसलिए सोचती रही कि बच्चों को लेके कहाँ जाऊं या बच्चों के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। हस्बैंड ने फाइनेंशियली इमोशनली जो भी कर सकता था सब तरीके से किया। अब जब बच्चे भी बड़े हो गए और अब मुझे लगता है कि अब बच्चे भी अपने अपने में बिजी हो गए, मतलब 18-18+ हो गए, अब दिक्कत आती है क्योंकि अब पैसे, क्योंकि उस तब बच्चों की परवरिश के बहाने, फीस के बहाने कुछ कुछ पैसे वो जो उनके लिए देता था उससे मैंने अपना थोड़ा बहुत निकाल लिया, तो मेरा अब वो भी मिलना बंद हो गया। अब मुझे दिक्कत आती है, तो क्या जो हमारे 10 साल पुराना जो डोमेस्टिक वायलेंस है लेकिन कंटिन्यू कर रहा है, तो क्या उसको भी मतलब हम अभी शिकायत की जा सकती है, या वो हम हो जाएगा कि वो तो पास्ट है, आपको तभी रिकॉर्ड वो करना था, मतलब इस तरह से, तो वो हिस्ट्री काउंट होती है उसमें? देखिए, बात ये है कि जब आप फाइल तभी कंप्लेंट कर सकते हैं ना जब आप उसके साथ एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। हाँ हाँ। अगर आप एक घर में रह रहे हैं तो आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब घर ही बदला गया और वो अलग सिरे में रह रहे हैं भारत के और आप अलग रह रहे हैं, नहीं तो सर, फिर आप कैसे करेंगे? वी आर नॉट इन अ रिलेशनशिप। जैसे कि आपका एक घर है, मैं अपने घर में बच्चों के साथ में और पति के साथ, पति की ट्रांसफरेबल जॉब है, इधर उधर चला, अब पैसे उसी को ट्रांसफर करने होते हैं, जैसे ये मैंने अपने आसपास बहुत सारे में देखा है, तो वो वाइफ को कोई हाँ, भी। तो कर सकते हैं। देखो डॉक्टर साहब, ये बात समझिए आप कि जो ये वायलेंस है ना, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है। हम्म। ये मतलब मैंने अगर मार्च के महीने में मेंटेनेंस देनी है और मैंने दे दी और अप्रैल में नहीं दी, तो फिर क्या मैं दोबारा अप्रैल में ऑफेंस नहीं कर रहा हूँ? कर रहा हूँ। सो ये तो लाइफ लॉन्ग है। अगर आप 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद सेम एक्ट कर रहे हैं, यू आर इन्फ्लिक्टिंग अ डोमेस्टिक वायलेंस। उसके लिए आप कोर्ट आ सकते हैं, दरवाजा खटखटा सकते हैं, अपने अधिकारों का डिमांड कर सकते हैं। तो बस एक लास्ट सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी, जो मेंटेनेंस की जो डिमांड है फीमेल, ये कब कर सकती है? मतलब ये जैसे कि मान लीजिए कोई महिला। किसी भी दिन कर सकती है। मतलब उसको जिस दिन लगे कि मुझे, मैं डिप्राइव हो रही हूँ मेंटेनेंस से, या हम्म मुझे मेरा पति तो कमा रहा है 36 लाख रुपए साल के हम्म और मुझे दे रहा है वो 5,000 रुपए महीना, हम्म तो दोनों के स्टेटस में फर्क है ना। हम्म तो मेंटेनेंस का जब प्रोविजन बनाया तो ये बात कानून वालों ने सोचा कि जो मेंटेनेंस अमाउंट होगा वो पति की इकोनॉमिक क्षमता के हिसाब से होगा कि हस्बैंड कितना कमा रहा है। अगर वो 10 लाख रुपए कमा रहा है सालाना, तो मुझे कम से कम महीने के 25,000, 30,000, मतलब साल के 3 लाख रुपए तो देगा, 4 लाख रुपए तो देगा। अगर मेरे पास बच्चे भी हैं तो 5 लाख भी देगा, 6 लाख भी देगा। हम्म तो इट विल ऑल डिपेंड कि देने वाले की क्या क्षमता है हम्म और मेरा कितने पैसों से गुजारा हो रहा है। अगर मेरे पास मैं महिला हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, पति तो अकेला रह रहा है, हम्म तो कुछ पैसा खर्चा नहीं है, तो उसकी तनख्वाह के 4 शेयर का तो मेरे को अधिकार मिल जाएगा। सर, अगर बच्चे 18 साल से बड़े हैं तो भी क्या बच्चों का शेयर, जैसे शादी नहीं हुई है या बच्चे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब सेल्फ डिपेंड अभी नहीं हुए, तो क्या बच्चों का शेयर मांग सकते हैं, मतलब ऐसे वाइफ? नहीं, 18 साल से ऊपर बच्चों का तो नहीं मांग पाएगा। हम्म 18 से ऊपर पर्सन बिकम्स एन एडल्ट। तो उसमें सिर्फ वो अपना शेयर मांग सकती है, बच्चों का नहीं मांग सकती है? नहीं मांग सकते। ठीक लेकिन सर। हाँ, बच्चों के पढ़ाई का खर्चा है, वो तो उसको देना ही पड़ेगा। दैट इज नॉट ए मेंटेनेंस। वही मतलब मेंटेनेंस नहीं, बच्चों की जैसे फीस इतनी ज्यादा जाती है, बच्चे माँ के पास रहते हैं, लड़कियां हैं अगर वो कॉलेज गोइंग है और वो है तो उसको बिल्कुल देना पड़ सकता है। ठीक कोर्ट है। कैन पास सच एन ऑर्डर्स। सर बस अभी अगर लास्ट। मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो, नहीं, उससे पहले मैं एक बात और बता दूं जी। कि देखो, सेक्शन 18 जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, बड़ा बहुत एनेबलिंग सेक्शन है। यानी कि वो कोर्ट्स को वाइड पावर देता है। वो ऐसा प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करने की पावर देता है कि उस आदमी को जो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है उसको रोक दिया जाए कि वो ना करे। उसको इस बात से रोक दिया जाए कि वो उस जगह पर जाए जहां पर वो महिला रहती हो, या उसके ऑफिस भी जाए। कई बार क्या होता है कि महिला नौकरी कर रही होती है, हस्बैंड वहां पे पहुंच जाएगा गाड़ी लॉन्च करने के लिए, तो कोर्ट उसको भी वहां जाने से रोक सकती है। उसको ये भी ऑर्डर कर सकती है कि वो किसी भी तरीके से महिला से कम्युनिकेट नहीं करेगा। मतलब व्हाट्सएप करके कुछ नहीं बोलेगा, मैसेज नहीं करेगा, फोन नहीं करेगा। स्टॉप कर सकते हैं। फिर हस्बैंड को रोका जा सकता है कि वो अपने
बैंक अकाउंट्स किसी और के नाम ट्रांसफर ना कर दे, एलिनेट ना कर दे, अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम ट्रांसफर ना कर दे, तो उसके खिलाफ भी एकदम स्टे हो सकता है। तो फिर यह भी हो सकता है कि उसको मेंटेनेंस जो भी है उसको मेंटेनेंस दिए जाए, महिला को जितनी भी बनती है, और उस लेवल मेंटेनेंस का जैसे मैंने आपको बताया उतना ही होना चाहिए जितने की पति की आर्थिक क्षमता है। यह भी ऑर्डर मिल सकता है कि महिला को जहां वो रह रही है उसको वहां से ना निकाला जाए, उसको स्टे मिल जाएगा कि उसको इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। तो पूरा मतलब एक होलसम एक्ट जिसे कहते हैं ना, वाइड पावर्स, वास्ट पावर्स। और डॉक्टर साहब हमने ये देखा है कि इससे महिलाओं को बहुत फायदा हुआ है। मतलब जो परिस्थिति थी, जो खराब परिस्थिति थी, जो महिलाएं बिल्कुल नहीं कर पा रही थी जीवन यापन, इस एक्ट के आने के बाद सबको कुछ ना कुछ लाभ मिला है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स बचे हैं, और अगर बिगड़े भी हैं तो वो कंपेटेबिलिटी इश्यूज को लेकर हैं, और पति जो जिसको ईश्वर ने ही खराब इंसान बना दिया तो उसका तो क्या कर सकता है कोई, उसको तो हम कोर्ट में सजा दे सकते हैं, जेल भेज सकते हैं, बट जीवन यापन कैसे सुधारेंगे ये करना मुश्किल। सर जैसे कि अब मेरे को ये समझ में आया कि अगर मेरे साथ कहीं पे भी किसी भी फीमेल के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो वो आपके 1516 पे कॉल कर सकती है, जो आपने एक मोबाइल नंबर बताया, उस पर व्हाट्सएप कर सकती है, डायरेक्टली कोर्ट में जा सकती है, जो दिल्ली स्टेट लीगल अथॉरिटी या किसी भी स्टेट लीगल अथॉरिटी कोर्ट्स में डायरेक्टली जा सकती है। तो जैसे फर्स्ट मूव अगर हम ये देंगे तो फर्स्ट मूव हमें समझ में आए कि अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो आपको क्या करना है। सेकंड बस ये जानना चाहते हैं कि सर कि कोई ऐसा लिंक, कोई ऐसी लीफलेट, कोई ऐसी छोटी बुक जो एक लेमन पढ़ के समझ पाए, क्योंकि लॉ की बुक थोड़ी सी मुश्किल होती है समझना। हाँ नहीं हमारे डॉक्टर साहब हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर पैम्फलेट्स हैं, फ्लायर्स हैं, छोटी किताबें हैं। वो जब भी हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं हम उसको बांटते हैं, और अभी भी हमारे पास काफी संख्या में पड़ी है, अगर आपको चाहिए तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उनकी पीडीएफ क्या हमें मिल सकते हैं जिसको हम कहीं हाँ, मतलब? बिल्कुल मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो ताकि लोग जो, हाँ जैसे ये देखने के बाद मान लीजिए लोग जानना चाहें कि हमारे अधिकार क्या है, तो वो एक थोड़ा सा उनको एक आज ही भेज दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम दिया। और मतलब आपसे बात करके ना हमेशा एक फील आती है कि जैसे एक वो ना डिस्टेंस फील होता था पहले की लॉ पता नहीं एकदम होता है, आपसे बात करके सच में इतना अच्छा लगता है कि जैसे इतना मतलब अपना एक बहुत ऐसा लगता है अपना है सब कुछ, लॉ हमसे दूर नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया। और देखिए हम लोग अपने यहाँ पर भी अभी रखते हैं कि एंड अगेंस्ट वुमेन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव आपके भरोसे अब हम ले पा रहे हैं, क्योंकि हम भी थोड़े अब नॉलेज से सशक्त हो रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ अपना टाइम, कीमती टाइम देने के लिए। और ये जो आपने जानकारी दी कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब मतलब बल्कि नहीं डॉक्टर साहब आई मस्ट थैंक यू कि जो कॉज, जो मैंडेट हमें को दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को मिला है उसमें आप कितनी बड़ी सहायता कर रहे हैं। और हम लोग तो ये चाहते हैं कि, मैं सच में ये चाहते हैं कि दिल्ली की हर महिला को पता होना चाहिए कि उसके क्या अधिकार है और किस तरह से हम उसकी मदद कर सकें। और इसमें आपका योगदान बहुत बड़ा है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं आज ही आपको मेल कर दूंगा और आप लोगों तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके। पर ये ना कितने परसेंट लोग शिकायत करते हैं, उसके कितने परसेंट बस यही है। पर ये कि मतलब कहना चाहिए कि गुड इज ऑलवेज बेटर, जब बेस्ट नहीं हो सकता गुड तो चाहिए ना कम से कम, वो आप लोगों ने कर दिखाया है सर। तो वहां से शुरू तो हुआ है। मतलब अच्छा है कि जैसे मेरे अपने आसपास में देखती थी तो आप लोग पूछते हैं मुझसे कि कुछ हो सकता है। पहले तो मतलब जैसे बुआओं को देखा, उससे पहले देखा, वो लोग तो सोचते भी नहीं थे। अच्छा मैं चलो मैं बाद में बात कर लूंगा। ठीक ठीक सर, ठीक ठीक, ओके ओके।